नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी शहर शहर अवैध मस्जिद को लेकर आखिर क्यों छिड़ा हुआ है घमासान। अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से भाईजान क्यों हो गए हैं परेशान। मुंबई से लेकर पुणे तक, शिमला से लेकर कुल्लू तक अवैध मस्जिद पर बवाल हो रहा है। हिंदू संगठन अवैध तरीके से बने हुए मस्जिद और मदरसे के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग का असर भी दिख रहा है। मुंबई के धारावी में जहां बीएमसी के अल्टीमेटम के बाद खुद मस्जिद ट्रस्ट ने अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला दिया, तो पुणे में प्रशासन को अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बुलडोजर एक्शन करना पड़ा। उधर आज कुल्लू के सर्द मौसम में मस्जिद को लेकर एक बार फिर माहौल गर्म है। आज भी मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन सड़क पर उतरे हैं। कुल्लू की पूरी कहानी आपको बताऊंगी, बवाल के पीछे वजह क्या है वो भी गिनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज मुंबई के धारावी से आई हुई तस्वीरें आपके सामने रखती हूं। 21 सितंबर को जिस मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर पूरा बवाल खड़ा हुआ था, सैकड़ों मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया था, आज धारावी की उसी मस्जिद के अवैध निर्माण पर खुद मस्जिद की ट्रस्ट हथौड़ा चलवा रही है। अवैध निर्माण को बचाने की बहुत कोशिशें की गई, विरोध प्रदर्शन हुआ, नेता नगरी ने जाकर मुलाकातें की, लेकिन आज मस्जिद की ट्रस्ट खुद अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। अवैध गुंबद पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। धारावी में जिस मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है वो धारावी के 90 फीट रोड पर बनी हुई है। धारावी में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। ये देश का सबसे बड़ा स्लम है। इसे हाई सेंसिटिव एरिया भी माना जाता है। मस्जिद का नाम महबूब ए सुभानिया मस्जिद है। साल 1988 में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था और उस दौरान मस्जिद का केवल एक बेसिक स्ट्रक्चर था। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी इमारत थी, 2-3 फ्लोर थे, ऐसा कुछ नहीं था। केवल एक ग्राउंड फ्लोर था और बेसिक स्ट्रक्चर था। लेकिन अगले कुछ ही सालों में धीरे धीरे इस मस्जिद में क्या होने लगा, अवैध निर्माण होने लगा। खास तौर पर कोरोना काल में 2 मंजिल बना दी गई, एक गुंबद भी तैयार कर दिया गया। अवैध निर्माण के बाद बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने इसकी शिकायत की और जब शिकायत दर्ज हुई तो उसके बाद बीएमसी की टीम 21 सितंबर को मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए यहां पर पहुंची। लेकिन उस दिन इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर आ गए। एक्शन के खिलाफ नारेबाजी होने लगी, प्रदर्शन उग्र होने लगा। बीएमसी की एक गाड़ी को भी तोड़ दिया गया और ऐसे में मस्जिद ट्रस्ट के साथ जब बीएमसी की लंबी बातचीत हुई तो ट्रस्ट ने खुद ने कहा कि आप हमें 5 दिन की मोहलत दे दीजिए और उसके बाद हम तब तक में ये निर्माण खुद ध्वस्त कर देंगे। अब 5 दिन का वक्त बीत गया, यानी कि अब देखिए इससे ज्यादा 21 सितंबर की ये घटना, उसके बाद 30 सितंबर की तारीख यानी आज की तारीख आ गई। मस्जिद ट्रस्ट को दी गई मोहलत चूंकि खत्म हो गई, इसलिए बीएमसी की टीम भी वहां पर पहुंच गई। बीएमसी का बुलडोजर एक्शन में आता उससे पहले ही अवैध निर्माण के एक हिस्से को, पूरा हिस्सा जितना अवैध निर्मित था, उसे हरे कपड़े से ढक दिया गया। मस्जिद ट्रस्ट ने खुद ही अवैध ढांचे को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसमें बीएमसी के अधिकारियों के निर्देश में ही ये पूरा कार्य होता रहा और अभी भी चल रहा है। मस्जिद के आखिर किन किन अवैध हिस्सों को तोड़ा जा रहा है वो भी आपको मैं तस्वीर के जरिए दिखा देती हूँ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो आप इसकी 2 मंजिल देख रहे हैं और ऊपर का एक गुंबद देख रहे हैं, ये देखिए ये गुंबद है। तो ये जो हरे कपड़े से ढका हुआ पूरा इलाका है, पूरा एरिया है, ये जो हरे कपड़े से ढका हुआ ये अवैध है गुंबद। उसके पास बना हुआ एक छोटा सा कमरा, मस्जिद की मीनार जो आपको इसमें दिखाई दे रही है और कुल 2 मंजिल है जो कोरोना काल में बनाई गई। ये बिल्कुल गलत थी, अवैध थी और इसी हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई आज दोपहर करीब 12 बजे, 12:15 बजे के आसपास शुरू हो गई। तो इस छोटे कमरे को तोड़ा जाएगा, गुंबद को तोड़ा जाएगा, मीनार को तोड़ा जाएगा और 2 मंजिलें भी तोड़ी जाएगी क्योंकि ये सभी अवैध हैं। अभी भी अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया चल रही है। आखिरकार मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से महबूब ए सुभानिया मस्जिद में किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। सीधी तस्वीर हम आपको मस्जिद की दिखाते हैं। सामने आप देखिए जो गुंबद है उस गुंबद को तोड़ा जा रहा है। उस पूरे एरिए को हरे रंग के पर्दे से कवर किया गया है। साथ ही में
मजदूर हायर किए गए हैं। मजदूरों की मदद से ऊपर का जो गुंबद का हिस्सा है उसे अवैध रूप से बनाया गया था और जैसे कि ट्रस्ट की तरफ से वादा किया गया था, अब उस वादे के मुताबिक अब ऊपर से गुंबद को तोड़ा जा रहा है। साथ ही में दाईं तरफ आपको 2 और कर्मचारी दिख रहे होंगे। गुंबद के अगल बगल का जो परिसर है जहां पर अवैध निर्माण किया गया था, उस अवैध हिस्से को भी अब तोड़ा जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि 120 घंटे बाद ही सही कम से कम मस्जिद ट्रस्ट की ओर से अब तोड़क कार्रवाई शुरू की गई है। तस्वीरें हम आपको आगे ले चलते हैं, आगे भी बताते हैं किस तरह से लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि अवैध निर्माण जो है उसे तोड़ा जाए और अब उस अवैध निर्माण को तोड़ने का काम जो है वो शुरू हो गया है। आगे चलिए, आगे यहाँ से तस्वीरें देखिए, आपको ऊपर 3 जो है मजदूर दिखाई देंगे। एक दाईं तरफ गुंबद पर एक मजदूर बैठा हुआ है जो एक एक कर हिस्से को तोड़ रहा है गुंबद के। साथ ही में दाईं तरफ देखिए 3 अन्य मजदूर है, एक ट्रस्ट से जुड़े जो कर्मचारी है वो भी वहाँ पर है, पूरे इस तोड़क कार्रवाई को मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही में इस अवैध हिस्से को हरे रंग के पर्दे से कवर किया गया है क्योंकि जिस जगह ये मस्जिद है उसके ठीक नीचे एक घनी बस्ती है। साथ ही ये मस्जिद से पास से एक रास्ता गुजरता है जहाँ पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। ऐसे में जो तोड़क कार्रवाई हो रही है, तोड़क कार्रवाई के दौरान जो मलबा है वो नीचे घरों पर गिर सकता है, लोगों पर गिर सकता है, हानि पहुंच सकती है और इसी हानि से बचने के लिए इस तरह से ये हरे रंग का पर्दा लगाया गया है ताकि किसी को चोट ना पहुंचे मलबे की वजह से। सामने तस्वीरें देखिए ज़रा, जब 1988 में जब इस मस्जिद का निर्माण हुआ था तब सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की इजाज़त दी गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर की इजाज़त दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई उसके बाद अगले कुछ वर्षों में 90 के दशक में और 2000 के दशक में यहाँ पर अवैध निर्माण शुरू हुआ। आरोप ये लग रहा है कि कोरोना काल में खास तौर पे इस मस्जिद को 2 मंजिला बना दिया गया, उसके ऊपर एक गुंबद बनाया गया। साथ ही में बाईं तरफ अगर आप देखेंगे जो हरा पर्दा का जो ऊंचा हिस्सा है वहाँ पर एक मीनार बनाई गई। तो इस तरह से अवैध निर्माण किया गया और बीजेपी के जो विधायक है प्रसाद लाड, उनके द्वारा इसकी शिकायत की गई थी और इसी शिकायत के बाद बीएमसी एक्शन में आई थी। 21 सितंबर को यहाँ पर बाकायदा बीएमसी की टीम आकर तोड़क कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन इस मस्जिद के जो समर्थक हैं वो सड़क पर आ गए, उन्होंने जमकर हंगामा किया और उसी हंगामे के बाद उस तोड़क कार्रवाई को रोक दिया गया था। लेकिन अब महाराष्ट्र में चुनाव है, उससे पहले धारावी जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में अवैध मस्जिद के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई का असर क्या पड़ेगा, वहां के मुसलमान क्या सोचते हैं, मस्जिद का अवैध हिस्सा टूट रहा है उस पर उनकी क्या राय है, ये भी सुनिए। इस मस्जिद में जो अवैध निर्माण कराया गया था, अब ट्रस्ट की ओर से खुद उस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं सर, अगर कुछ ऐसा गलत है तो टूटना चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ा बड़ा हाइटेड रूम यहाँ पे धारावी के अंदर है बना हुआ, जिनका मतलब कैसा परमिशन 14 फीट का है, लेकिन क्या वो लोग 5-5 माला बनाए, इससे भी ऊंचा ऊंचा है, समझे क्या? तो भी टूटना चाहिए फिर, समझे क्या? और ये सब चीज़ भी जो भी हो रहा है खाली बोर्ड में भाईचारे में मतलब तकलीफ हो जाएगा, मतलब कैसा टूटेगा, किसी को तकलीफ होएगा, समझे क्या? इसमें मतलब कैसा माहौल ख़राब हो जाएगा और कुछ नहीं, समझे क्या? जो चीज़ गलत है तो वो तो गलत है ही। तो सर इतना भी ये नहीं है हाई, ऊपर बाजू में झोपड़पट्टी है, लेकिन उसकी वजह से इतना तकलीफ़ नहीं हो सकता है सर। तो गवर्नमेंट, यहाँ के जो गवर्नमेंट है तो उनको समझना चाहिए कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिल के बहुत अच्छे से रहते हैं। कभी ऐसा बहुत बड़ा कुछ लफड़ा इशू नहीं हुआ मीडिया पे या किधर भी, तो ये दिक्कत हो जाएगा समाज को कि ये धर्म वाला अस्तर जो है मतलब टूट गया है, तकलीफ़ हो जाएगा समाज को, तकलीफ़ हो जाएगा। हमको भी यही है कि जो थी इसकी वजह से बनाया गया है, बाकी मैं क्या बताऊँ, ये जो टूट रहा है ये कोई मतलब नहीं है, इससे किसी को एतराज़ तो नहीं था, मगर तोड़ने का मकसद क्या है ये हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि एतराज़ देने की चीज़ कहीं से है ही नहीं है। जो हम लोग पब्लिक सब जो भी है रोड पे नमाज़ पढ़ते थे वो भी मस्जिद के अंदर जाके इत्मीनान से नमाज़ पढ़ रहे हैं। अभी वो टूट जाएगा, अब एक गुम्बद टूट रहा है कि क्या टूट रहा है ये भी हम लोग को पता नहीं है कि क्या टूटने आया है, इतना पता है कि ये टूट रहा है, तो ये टूटने का वजह की तकलीफ़ है हम लोग को। ठीक है, आपका क्या कहना है जिस तरह से अब मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है? कहना बस यही है, तकलीफ़ हो रही है बस, और क्या है। जो ये हिंदुस्तान के सरजमीन पे आज हिंदू मुसलमान खेलते थे, कूदते थे, आज वो जा रहा है हिंदुस्तान से, और क्या नफ़रत के वजह से ये सब बुनियादें होती हैं, एक धार्मिक चीज़ों पर टारगेट करना
और क्या होता। अवैध रूप से तो ऐसे देखा जाए तो धारावी में 80% हर चीज़ अवैध है। तो ये अभी एक जो गुम्मत दिख रही है तो उस पर क्या ज़रूरत है? जब DRP प्लानिंग में चला गया है तो DRP देखेगी। अवैध रूप से बनाया गया था, मालूम नहीं अवैध रूप से। अब देखिए, अब बनने के टाइम ही करना चाहिए था ये सब काम। अब बन चुका है तो अब उसमें अब क्या बोल सकते हैं। लेकिन इससे बहुत आराम है। सब लोग रोड पे पढ़ते थे, अब अंदर जाके पढ़ते हैं नमाज, रोड खाली रहता है। क्या करेंगे आप? चूंकि अभी अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है, तब आप लोग कहाँ नमाज पढ़ेंगे? आप तो वहीं पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? वहीं पढ़ेंगे। जब जगह जहाँ मिलेगी वहाँ पढ़ लेंगे। अब्दुल बोलो जरा। भाई, आपका क्या कहना है? एक आरोप ये भी लग रहा है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत की जा रही है। आपका नाम भी बताइए। क्या? जी, मेरा नाम है अब्दुल्ला शेख। और ये जो आप जैसे कि आपने बताया सियासत, तो वाकई सियासत ही चल रही है सब चीज़। तो ये जो मंदिर और मस्जिद का मामला है, इसमें सियासत दूरी रखें तो अच्छा है। दिनेश मौर्य इस वक्त धारावी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, कितना हिस्सा तोड़ दिया गया है और अभी इसमें कितना और वक्त बाकी रहेगा? देखिए, काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि जैसे कि हम बता रहे कि जिस जगह ये मस्जिद बना हुआ है उसके आसपास काफ़ी रिहायशी इलाका है। ऐसे में एक एक हिस्से को मैन्युअली तोड़ना पड़ेगा। साथ ही में जो मलबा है वो मलबा नीचे लोगों के घरों पर न गिरे, इसका भी ख्याल रखना होगा। तो एक एक हिस्से को आज टारगेट ये दिया गया, कम से कम ऊपर गुंबद का जो हिस्सा है, मीनार का जो हिस्सा है, उसे तोड़ लिया जाए। उसके बाद अगले दिन जो है दूसरी मंजिल, पहली मंजिल, इस तरह से तोड़ते हुए 4 से 5 दिन लग सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से मस्जिद से जो ट्रस्टी हैं वो इस पूरे काम को अंजाम देते, क्योंकि आज लग रहा था कि सुबह से इस कार्य को शुरू किया जाएगा, लेकिन सुबह भी प्रयास किया गया कि कितना और डिले किया जा सकता है, लेकिन अंततः दोपहर को BMC के दबाव के बाद दोपहर को इन्होंने तोड़ा कार्रवाई शुरू की है। तो कम से कम 4 से 5 दिन ज़रूर लगेंगे इस पूरे अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए। साथ ही में ये भी देखना हो कि अब जो है ट्रस्ट का ये भी कहना है कि जो उनकी जो पुरानी स्ट्रक्चर उसे बचाएंगे, जिस चीज़ पर ऑब्जेक्शन लिया गया है उसे ही सिर्फ तोड़ा जाएगा। BMC की टीम भी बाकायदा इस पूरे तोड़क कार्रवाई को मॉनिटर कर रही है। 4 से 5 दिन का वक्त आराम से जाएगा, तब कहीं जाकर पूरा अवैध कंस्ट्रक्शन गिरेगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए दिनेश। इधर मुंबई के धारावी में मस्जिद ट्रस्ट खुद अवैध हिस्से को तोड़ रही है। तो मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर आधी रात को अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हो गया है। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ महानगर निगम के मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की तस्वीरें आई। नगर निगम का यह ऑपरेशन पूरी रात चला और सुबह खत्म हुआ। महानगर निगम का ये एक्शन हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ, जिसमें ये कहा गया था कि पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में जितने भी अवैध धर्मस्थल हैं उसे तोड़ा जाए। और जब अवैध धर्मस्थल कहते हैं तो फिर उसमें सब आते हैं। 6 महीने पहले महानगर निगम ने ऐसे ही सभी अवैध निर्माण वाले धर्मस्थलों को नोटिस भेजा, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया और उसके बाद महानगर निगम ने ये कार्रवाई की, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि कल रात जैसे ही निगम की टीम अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहुंची, वहां पर रहने वाले मुसलमान मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर एक्शन का विरोध करने लगे। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उसे बचाने के लिए वहां पर एकत्रित हो गए। मुस्लिम्स का कहना यह था कि उनके धर्मस्थल को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। इलाके में तमाम अवैध निर्माण है, लेकिन नगर निगम को बुलडोजर एक्शन करने के लिए केवल मस्जिद और मदरसा ही दिखाई दिया। लेटर हेड पे लिख के जो आपने सुबह से लेटर में लगाओ, पहले लेटर हेड पे लिखो और उनके हाथ में थमाओ। सुबह 11 बजे पुलिस के साक्षी में कर डालो। लेटर लिख के दो, लेटर हेड पे लिख के देंगे। एक काम करो, सुनो ना, तुम दोनों सर को लेके जाके उधर पब्लिक के सामने जो डिस्कस हो रहा है ना वो बोल दो। हाँ, खत्म है। तुम लोग दोनों और तुम लोग जाके बोलो सर। वो लीगलिटी आप बताओगे, लीगल है या नहीं है, ये जागरूक नागरिक बन के आप लोग वहाँ के स्थानिक ट्रस्टियों से मालूमात लिया करो। यहाँ पे ना डिपार्टमेंट की गलती है ना इसकी है। हाँ, एक चीज है कि आधी रात के वक्त अगर कोई मुसलमान होगा तो कार्रवाई होगी, दूसरा कोई होगा तो नहीं होगी। एक जागरूक इंसान होने की वजह से किसी एक पर डिपेंड मत रहो। आपको जहाँ पर लगता है कि ये इनलीगल बांधकाम है ना, वहाँ का अर्ज आप लोग भी दे सकते। और जो प्रेशर अभी हमारे प्यारे जामड़े पाटिल साहब के ऊपर है ना, वो प्रेशर हम भी डाल सकते। जब तक तुम लोग लीगली कायदेशीर पेपर पर कुछ करेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं। आवाम को जागरूक होना चाहिए कि अगर अधिकृत बांधकाम है तो ही करो, पूरी कौम का तमाशा मत बनो।
हालांकि नगर निगम ने कुछ भी नहीं सुना, अवैध मदरसे को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। मस्जिद के भी कुछ हिस्से अवैध थे, वहां पर भी बुलडोजर चलाया गया। ये पूरा मामला पुणे से सटे हुए पिंपरी चिंचवाड़ का है। 25 साल पहले यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, लेकिन बीते कुछ सालों पहले यहाँ पर दारुल उलूम जामिया इन आमिया नाम से मदरसा चलाया जाने लगा था। इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने शिकायत की थी। हाई कोर्ट ने इलाके में इस बीच सभी अवैध धर्मस्थलों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया और फिर कल रात महानगर निगम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। बीती रात पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ के इलाके के थेरगांव में ये वही मस्जिद और मदरसा है पवार नगर का, कालीवाड़ी का, जहां पर तोड़क कार्रवाई की गई यहाँ के लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, और जिसके बाद यहाँ पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति भी हुई थी। अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंदर हम आपको लेके जाएंगे इस मस्जिद और मदरसे के जो यहाँ के धर्मगुरु है, जो यहाँ के ट्रस्टी है, उनका ये कहना है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर बना हुआ था सीमेंट का, ये पहले कच्चा था। 2002 में इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन बच्चे जब चूंकि यहाँ पर पढ़ते थे, लोग नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे, तो उनको दिक्कत होती थी, बरसात में पानी टपकता था। इसके कारण उसको उन्होंने जो है सीमेंट से बनाया, लेकिन फिर कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की और इसे अवैध कहा। मामला कोर्ट में भी चला। फिर जो है यहाँ की लोकल कॉरपोरेशन ने उन्होंने एक नोटिस भी दिया, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अचानक से कल जो है वो रात में यहाँ पर जो पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके कर्मचारी यहाँ पर आते हैं और ये दारुल उलूम जामिया इन आमिया यही दरगाह या मस्जिद या ये स्थान है जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। जब ये बात पता चली तो ट्रस्टी लोग आए, उन्होंने उनके और अधिकारियों के बीच में पहले कुछ बातचीत हुई। उसके बाद ट्रस्टियों ने कहा कि वो खुद भी जो है अपना हिस्सा ढाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद बुलडोजर आया और फिर रात को 2 बजे के बाद से सुबह करीबन 5-6 बजे तक जो है तोड़क कार्रवाई यहाँ पर की गई है। मुसलमान इस एक्शन का विरोध कर रहे हैं तो अब पुणे की मस्जिद को लेकर ओवैसी भी एक्टिव हो गए हैं। ओवैसी ने मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सवाल उठाए। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मस्जिद के बगल में लगभग हजारों घर हैं जिनके पास कोई अनुमति नहीं है, लेकिन केवल मस्जिद दारुल उलूम जामिया इनामिया को ध्वस्त किया गया और हिंदू संगठनों ने भी केवल मस्जिद गिराए जाने की शिकायत की। ओवैसी ने पूछा कि मस्जिद के खिलाफ ही ये भेदभाव क्यों है, उन घरों का क्या जो अवैध तरीके से बने हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। महानगर निगम ने जवाब दिया कि एक एक करके सभी अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। अवैध निर्माण को गिराने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो कंस्ट्रक्शन हटाने के लिए कॉरपोरेशन ने बाकायदा जो संस्था है कंसर्न उनको नोटिस भी इशू किया था, उसके बावजूद वो उन्होंने निकाला नहीं। इसीलिए कॉरपोरेशन ने कल ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्रवाई की है। कोई भी मस्जिद या मदरसा के ऊपर ये कार्रवाई नहीं है। एक केवल जो एक्स्ट्रा बांधकाम था, एक्स्ट्रा जो कंस्ट्रक्शन था, उसके ऊपर ये कार्रवाई कॉरपोरेशन की तरफ से की गई है। हमारे सहयोगी सचिन चौधरी इस वक्त पुणे से लाइव जुड़ गए हैं। सचिन, ये जो निगम पर आरोप लग रहा है कि केवल मस्जिद को गिराने का काम किया गया, वैसे तो कम से कम यही आरोप लगा रहे हैं, क्या बाकी और कोई ऐसा अवैध निर्माण है जो मंदिर या मस्जिद का नहीं, या कोई दुकान है या कोई और धार्मिक स्थल है जिस पर निगम ने कार्रवाई की हो? जी देखिए, मैं सबसे पहले इस जगह की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये पिंपरी चिंचवड़ का इलाका है और यहाँ की ये वही मस्जिद या जिसको मदरसा कहा जा रहा है, जिसके ऊपर जो है यहाँ के लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कार्रवाई की है। पूरा का पूरा मलबा यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के जो ट्रस्टी और लोग हैं, इनका कहना था कि ये यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे और इसको तोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से करीबन इस इलाके में करीबन आपको मैं अगल बगल में दिखाना चाहूंगा तो लोगों का कहना है कि करीबन 1.5 लाख से ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो अवैध है। यहाँ पर किसी को परमिशन जो है नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ गिने चुने स्ट्रक्चर को अवैध ठहराकर उसके ऊपर कार्रवाई की गई। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, ऐसा उनका कहना है। ये सामने आप देखेंगे एक बड़ी इमारत है। अब जो बच्चे यहाँ पर मदरसे में पढ़ने आते हैं वो यहीं पर शिफ्ट किए गए हैं, यहीं पर अब उनकी पढ़ाई होगी। इनका कहना कि हम परमिशन लेंगे, परमिशन मिलने के लिए भी जो है काफी दिक्कतें यहाँ पर होती है। खुद यहाँ के जो ट्रस्टी है, प्रमुख है, हमारे साथ में है कारी इकबाल साहब। इकबाल साहब,
क्या जो नगर पालिका है वो आरोप लगा रही कि हमने मस्जिद या मदरसे को नहीं ढाया, हमने तो सिर्फ जो है एक हॉल आपने बनाया था इलीगल, उसको ढाया। क्या ये आपको ये हॉल था और क्या सिर्फ आपका ही इलीगल है या इलाके में और भी कुछ है? देखिए, ये हॉल नहीं था, ये मदरसा है और 24/8/2001 से ये मदरसा ही है और अभी भी मदरसा ही है। ये मदरसा के में बच्चों की यहाँ पढ़ाई होती थी और 5 टाइम की अजान नमाज होती थी। बच्चे भी नमाज पढ़ते थे और आसपास के लोग भी आके बच्चों के साथ नमाज पढ़ते थे। यहाँ मदरसा है, हॉल का तो कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। अचानक ये पहले से 2001 से है ये, लेकिन पहले ये पतरे का शेड था, यानी ऊपर पतरा था, चारों तरफ दीवार थी, दीवार के ऊपर पतरा था। जो है आपके सिर्फ इसी एक स्थान पर हुई है कि और भी ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, उस पर भी कार्रवाई सिर्फ इसी पे हुई है और किसी पे नहीं हुई है। जबकि नगर पालिका के तरफ ये जो रिकॉर्ड है ये तकरीबन 1,75,000 अनलीगल काम है, लेकिन सिर्फ ये एक पे ही कार्रवाई हुई है। देखिए, इसमें राजनीति भी हो रही है। क्या आपको लगता है कि इसमें राजनीतिक रंग है? इसमें ओवैसी भी कूद पड़े, वो कह रहे कि भाई मस्जिद को ही आपने टारगेट किया, मुख्यमंत्री को उन्हें ट्वीट करके सवाल पूछा है। देखिए, जहां तक मदरसे का सवाल है, ये हकीकत है कि मदरसे को टारगेट किया गया है और ये मदरसे पे ही कार्रवाई हुई है। और इसका जिंदा सबूत यह है कि जब कारपोरेशन के लोग कार्रवाई करने आए थे तो बच्चे यहाँ अंदर सोए हुए थे। उन्होंने खुद ही हमको कहा कि बच्चों को यहाँ से हटाओ। हमने कहा बच्चे सोए हुए, रात का टाइम है, 12 साढ़े 12 बजे उठाना मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जोर दिया तो हमें मजबूरन उठाने पड़े बच्चों को। आगे आपकी कार्रवाई क्या रहेगी? अभी आप क्या करेंगे? आप अभी हम ये चाहते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन नगर पालिका से विनंती है कि वो हमको परमिशन दे, और हमने परमिशन देने का लेटर भी दिया है कि जैसा हमारा पहले से मदरसा था ये वापस हम ऐसा ही मदरसा बना ले, और जैसे पहले से बच्चे यहाँ पढ़ते थे और नमाज होती थी वैसे वापस शुरू हो जाए। जी, तो मीनाक्षी, हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर किरण गायकवाड़ बोल रहे हैं यहाँ पे हॉल था। किरण गायकवाड़ कभी इधर नमाज को आया कि हम 5 टाइम नमाज पढ़ते इधर, ये 2001 से नमाज पढ़ते। किरण गायकवाड़ का कुछ संबंध भी नहीं, वो जनसंपर्क अधिकारी है, कमिश्नर ने बोल के बोलना मांगता है क्या है। किरण गायकवाड़ का कुछ भी संबंध नहीं आता। किरण गायकवाड़ कभी आया? नमाज पढ़ते हैं आप लोग? नमाज हम पड़ोस से यहाँ हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते, यहाँ बच्चों के साथ पढ़ते। मदरसा है, बच्चे यहाँ 5 टाइम की नमाज पढ़ते, बच्चे को मदरसा है। आपको इसमें नजर आता है कि इसी को आपके लोगों का कहना है कि इस इलाके में 1.5 लाख से ज्यादा अवैध निर्माण है, तो इसी को टारगेट किया? आपको लगता है कि क्या कोई चुनावी एजेंडा है इसके पीछे? ऐसा हमारा डाउट है कि भाई इसके अंदर चुनावी एजेंडा है। क्यों? तो हमने रात को पाँव पड़ के बोले साहब के कि यहाँ अनाथ बच्चों का मदरसा है साहब, क्या अनाथ बच्चों का मदरसा है यहाँ पे, प्लीज। इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ तो राजनीति भी हुई है, लेकिन ये भी बात है कि जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, तो ये भी नियमों के तहत किया गया। बहुत शुक्रिया सचिन आपका पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में अवैध मस्जिद पर एक्शन हो रहा है, तो हिमाचल में हिंदू पक्ष लगातार अवैध मस्जिदों को ध्वस्त करने की मांग कर रहा है। शिमला से उठी हुई हिंदू समाज की आवाज अब शहर शहर सुनाई दे रही है। आज कुल्लू में हिंदू संगठन जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। सड़क पर भगवा झांकी दिखाई दे रही है, ढोल नगाड़े के साथ हल्ला बोल हो रहा है। अवैध मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन संजौली के मस्जिद से शुरू हुआ था। 11 सितंबर को शिमला में संजौली मस्जिद की घेराबंदी करते हुए इसके अवैध ढांचे को गिराने की मांग पहली बार उठी, फिर मंडी, उसके बाद बिलासपुर और अब कुल्लू में मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने की मांग तेज हो गई। हिंदू समाज के लोग अवैध मस्जिद को लेकर अब अपना मोर्चा खोले हुए हैं। हिमाचल में रोजाना कहीं ना कहीं हिंदू संगठन अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज हिंदू समाज के लोगों ने कुल्लू में हल्ला बोला। हिंदूवादी संगठन कुल्लू में अखाड़ा बाजार में बनी हुई मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की अगुवाई देवभूमि जागरण मंच कर रहा है। हिंदू संगठन का आरोप यह है कि अखाड़ा बाजार में मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है। मस्जिद का निर्माण नक्शे के हिसाब से नहीं किया गया है। हिंदू संगठनों ने कुल्लू में 14 सितंबर को विरोध प्रदर्शन किया था और मस्जिद से कुछ दूरी पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। हिंदू संगठनों ने कहा था कि मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है, इसलिए प्रशासन एक्शन ले। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई के लिए प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था और आज प्रशासन की दी गई मोहलत पूरी होने के बाद फिर से हल्ला बोल था। देवभूमि जागरण मंच की अगुवाई में आज ये प्रदर्शन हुआ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धारा 163 लागू की गई थी।
कुल्लू के अखाड़ा बाजार में ये 4 मंजिला जामा मस्जिद बनी है जो कि 980 स्क्वायर मीटर में बनी हुई है। मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष मस्जिद को अवैध निर्माण बता रहा है। हिंदू पक्ष का कहना यह है कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी हुई है वो खादी ग्राम उद्योग की जमीन है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि ये मस्जिद अवैध नहीं है, ये नक्शा पास कराकर बनवाई गई है और मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वो दरअसल वक्फ बोर्ड की जमीन है। एसडीएम साहब ने भी क्लियर कर दिया। मैं आपको ये बताऊं कि ये मस्जिद तकरीबन 150 से ज्यादा साल पुरानी मस्जिद है। 32 साल से तो मैं, ये आज की मस्जिद नहीं बनी, 32 साल से तो मैं अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ यहाँ पे। जहां तक उसमें इलीगल और अवैध की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जगह सारी बोर्ड की है, मस्जिद की जगह है, मस्जिद अपनी जगह में है। तो उसमें जो भ्रम है जिसने भी फैलाया है वो उनको गलतफहमी की वजह से हुआ। जो भाई हमारा विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि वो प्रशासन के साथ आए। मैं झूठा बोल सकता हूँ लेकिन प्रशासन के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर, तो उसमें कोई भ्रम की बात नहीं है। मस्जिद अपनी जगह पर है और गलतफहमी पैदा न करें। जामा मस्जिद विवाद को लेकर कुल्लू प्रशासन सामने आया। प्रशासन ने तथ्य और रिकॉर्ड के साथ जामा मस्जिद को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। प्रशासन के मुताबिक साल 1970 में वक्फ बोर्ड की लिस्ट निकलती है। 6 बिस्वा जमीन में मस्जिद बनी है, बाकी जमीन पर दुकानें हैं और इसके बाद साल 1999 में 3 मंजिल मस्जिद के निर्माण के लिए बाकायदा इजाजत मांगी गई जो मिल भी गई थी। साल 2012 में विश्व हिंदू परिषद की ओर से शिकायत दर्ज की गई कि मस्जिद में अवैध निर्माण हो रहा है और इसके बाद सभी विभागों ने जांच की। इस बारे में एक रिपोर्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भी भेजी गई। इस पर टीसीपी ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए थे और इसके बाद राज्य सरकार ने स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट की मांग की। साल 2019 में नगर परिषद कुल्लू ने संशोधित मैप स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट निदेशक स्तर पर जमा कर दिए। 150 वर्ग मीटर के लिए रेगुलराइजेशन मांगी गई। इसे निर्देशक स्तर पर ही भेजा भी गया, जहां यह मामला अभी तक लंबित है। मस्जिदों पर मचे हुए संग्राम के बाद बात होगी आसमानी आफत की। बिहार में बाढ़ है। 20 जिलों में इस वक्त हाहाकार है और गांव के गांव इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। कोसी, गंडक, बागमती, स्थानीय नदियों का लेवल इस वक्त डेंजर जोन को पार कर रहा है, तबाही ला रहा है। 3 लाख से ज्यादा लोगों के सामने सर्वाइवल की चुनौती है। लोगों का आशियाना डूब गया है। 200 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। सैलाब के प्रचंड प्रहार से बचने के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। गांव के गांव खाली हो गए हैं। जहां पर लोगों का बसेरा होता था वहां आज की तारीख में दरिया है। 56 साल के बाद पहली बार कोसी बैराज के सभी 56 गेट को खोलना पड़ा है। 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। नेपाल में आसमानी आफत के चलते बिहार में संकट पैदा हो गया है। बिहार में एनडीआरएफ की 12 टीमों को ग्राउंड पर उतारा गया है। 8 टीम रिजर्व है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन भी लगातार रेस्क्यू में जुटा हुआ है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा तबाही है। देश के अलग अलग राज्यों में भी सैलाबी संकट है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में बाढ़ का विकराल रूप देखा जा रहा है। कुशीनगर में सबसे ज्यादा तबाही है, जहां प्रभावित जिले ज्यादातर नेपाल बॉर्डर से अटैच हैं। गुजरात के बनासकांठा में अंबाजी एरिया बाढ़ की चपेट में है। नॉर्थ बंगाल में भी बाढ़ की वजह से हालात विकट बने हुए हैं। सहरसा में कोसी नदी में उफान से हालात सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं। सहरसा जिले के कई इलाके इस वक्त डूबे हुए हैं। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तेज बहाव की वजह से दर्जनों सड़कों ने जल समाधि कर ली है। घर, मकान, पुल डूब रहे हैं। लोगों का आशियाना तबाह हो रहा है। जहां रिहायशी इलाके होते थे वहां पर इस वक्त नदी बह रही है। कोसी नदी में कटान से सबसे ज्यादा लोग डरे हुए हैं। नौहट्टा इलाके में अचानक नदी के तेज बहाव की वजह से सड़क टूट गई, कई घर डूब गए। सहरसा के नौहट्टा में कोसी की तरफ से जो पानी आया उसकी वजह से सड़क बह गई है। आप देखिए ये इतनी दूर तक जो है सड़क ही बह गई है। यहाँ से गाड़ियाँ आया जाया करती थी, लेकिन यहाँ पर अब सड़क का नामो निशान नहीं है और इस वजह से यहाँ पर सड़क को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। बहुत तेजी से चूंकि कटाव हो रहा है, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जो बालू
से जो भरे बोरे हैं उनको यहाँ पर डाला जा रहा है। और यहाँ पर कुछ घर थे, वो भी घर बह गए हैं। जो सड़क बह गई है ये कोसी से आया हुआ पानी की वजह से ना? जी जी जी, कोसी से आया पानी। कौन सी जगह है ये? केतली पंचायत। तो यहाँ पर इस रास्ते से गाड़ियाँ भी आती? हाँ, गाड़ी बहुत भी जाती थी, 4 चक्का भी जाती थी, 4 चक्का भी जाती थी इससे। पानी का दबाव आया, करंट की वजह से बह गया? करंट की वजह से बढ़ा। तो अब ये पूरे रास्ते क्या आप लोग भरेंगे बालू वगैरह? नहीं, अभी यहाँ पर लमसम आपको तो 2 मर्द गड्ढा हो चुका है, यानी 10 फीट का गड्ढा है यहाँ पे। और यहाँ कुछ घर भी थे यहाँ पे? यहाँ 5-8 घर था, 5 घर बह के चला गया। देख रहे हैं घर। तो अभी ये जो ये कटाव रोकने के लिए कर रहे हैं या सड़क बनाने के लिए कर रहे हैं? कटाव रोधी के लिए कर रहा है। पानी रुक जाए तब ना सड़क, ये पहले बंद हो जाएगा तब ना सड़क। तो फिर क्या है कि ये और कटाव बढ़ता जाएगा, उधर भी बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए काफी तेजी से ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि यदि कटाव नहीं रुका तो ऐसे में बांध को भी नुकसान होगा। क्योंकि इसके ठीक बगल में एक बड़ा बांध है और यदि वो बांध टूट गया, जो मेन बांध है कोसी का पूर्वी तटबंध का, यदि वो टूट गया तो आप समझिए कितने बड़े पैमाने पर तबाही होगी। और यही कारण है कि बहुत तेजी से यहाँ पर इस कटाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। बिहार के सहरसा में तबाही का मंजर है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोसी नदी का रौद्र रूप तबाही मचा रहा है। लोगों के घर मकान बह चुके हैं। अपनी आशियाना छोड़कर लोग अब खुले आसमान में सड़कों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। जाए तो जाए कहाँ? सहरसा में एनडीआरएफ का सेंटर भी डूब गया है। जहां से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए निकलती है, वो सेंटर अब कहाँ है ढूंढते नहीं मिलता। सैलाब में सब कुछ घिर गया है। सहरसा के महिसी ब्लॉक के बलुआहा गांव में हम हैं और यहाँ पर आप देखिए मेरे ठीक पीछे हर तरफ पानी नजर आ रहा है। ये जो बिल्डिंग सामने नजर आ रही है ये एनडीआरएफ का एक सेंटर यहाँ बनाया गया है। चूंकि बाढ़ प्रभावित इलाका है और यहीं से एनडीआरएफ के जो बोट है उनको रवाना किया जाता है। लेकिन ये बिल्डिंग खुद जो है बाढ़ के पानी में घिर गई है। यहाँ देखिए मकान के चारों तरफ पानी है और सामने के हिस्से में बच्चे जो अभी खूब मस्ती कर रहे हैं उनके लिए एक मौका। लेकिन जो तबाही है, जो नुकसान है वो भी यहाँ दिख रहा है। एनडीआरएफ की एक बोट भी वहाँ नज़र आ रही है। लेकिन एनडीआरएफ के लोगों के रहने और बोट को रखने के लिए जो जगह बनाई गई है वो जगह ही यहाँ पानी से घिर गई है। ये बताइए कि ये जो मकान है यहाँ पर क्या है? ये बाढ़ पीड़ित है। बाढ़ पीड़ित में अब कोई डूबा होता है वही घर में रहता है। उनको निकालते भी हैं लोग? हाँ, निकालता है। ये एनडीआरएफ के लोग हैं इसमें? हाँ। तो एनडीआरएफ के लोगों की जो रहने की जगह है वो जगह ही डूब गई है। बिहार के 20 जिलों में हालात डेंजरस हैं। बाढ़ का कहर जारी है। ज्यादातर इलाके नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, जहां पर तबाही सबसे ज्यादा है। सुपौल में कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते हालात बिगड़े हैं। बिहार में 3 लाख लोग प्रभावित हैं। 7 बांध टूट चुके हैं। 50 से ज्यादा सड़कें डैमेज हो चुकी हैं। मुजफ्फरपुर में पावर सब स्टेशन डूब गया है और इसके चलते बिजली सेवा भी ठप हो गई है। बाढ़ से स्कूलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई स्कूल डूब गए हैं। सुपौल के मुंगरार गांव की तस्वीर देखिए। यहाँ पर एक स्कूल है, उच्च मध्य विद्यालय, और यहाँ पूरा स्कूल बाढ़ की चपेट में आ गया है। क्लासरूम से लेकर बाहर का जो कैंपस है, प्लेग्राउंड है, वहाँ देखिए कितना अधिक पानी है। सामने जो एक बिल्डिंग नज़र आ रही है उसका करीब आधा हिस्सा डूबा हुआ है। तो जाहिर है ऐसे में कई स्कूल प्रभावित हुए हैं बाढ़ से और ऐसे सारे स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है जब तक कि यहाँ से पानी निकल नहीं जाता है। और गांव में भी कुछ जगहों पर जो नुकसान हुआ है, सड़क किनारे आप देखिए जो एक गांव है वहाँ लोग घर की छतों पे नज़र आ रहे हैं। घर पर कुर्सियाँ जो रखी हुई हैं उन कुर्सियों पर ही बैठकर रात बीत रही है, क्योंकि घर के नीचे के हिस्से में और चारों तरफ पानी है। खतरा इस बात का भी कि कई जगह जो सांप निकल रहे हैं उससे लोगों को काफ़ी डर लग रहा है। और सामने के हिस्से में देखिए एक पिच सड़क गई हुई है, लेकिन सड़क अभी नज़र ही नहीं आ रही है। बिजली के खंभे के ठीक बगल से गांव की तरफ सड़क गई, लेकिन अब सड़क का नामो निशान नहीं है। तो नुकसान काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है और जब पानी और कम होगा, निकलेगा,
उसके बाद जो नुकसान है उसकी तस्वीर और नजर आएगी। सुपौल में कोसी नदी रौद्र रूप धारण किए हुए है। भारी बारिश और कोसी बैराज से रिकॉर्ड पानी छोड़े जाने की वजह से दर्जनों गांव डूब चुके हैं। रातों रात पानी भरने की वजह से जब तक के लोग अलर्ट होते उनके आशियाने तो डूब चुके थे। कच्चे और झुग्गी वाले मकान हैं, ऐसे घर हैं, वो तो तबाह होने ही थे। जो कुछ लोग बचा सकते थे वो किसी तरीके से अपने हाथों में बांधकर यहां से भागने पर मजबूर हो गए। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। सुपौल में तबाही की एक एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। सुपौल के मुंगरार पंचायत में हम हैं। एक नाव के जरिए गांव के अंदर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखिए जो भी यहाँ पर घर हैं सब में पानी प्रवेश कर चुका है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पानी नहीं है और लगातार गांव में जो मकान बने हुए हैं हर घर में पानी जा चुका है। सुबह किसी तरह लोगों ने यहाँ निकल कर अपनी जान बचाई, जिसको जो संभव हो सका वो सामान लेकर निकल सका। लेकिन आप देखिए किस तरह से पूरा गांव जो है पानी में घिर चुका है और एक घर में एक लड़की नज़र आ रही है, एक बकरी भी नज़र आ रही है। कुछ लोग जो हैं वो घर में ही अभी हैं, लेकिन गांव की जो सड़क जहां काफ़ी चहल पहल और मवेशी काफ़ी दिखाई देते होंगे आम दिनों में, वहां की तस्वीर देखिए। और एक आदमी हमें छप्पर पे नज़र आ रहा है, वो छप्पर पे वहाँ पे बैठे हुए हैं। कई लोग अपने घरों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और यहाँ देखिए कुछ महिलाएं नज़र आ रही हैं जो घर की छतों पर हैं। ये पक्के का घर है और इसलिए यहाँ घर की छत पर महिलाएं नज़र आ रही हैं। पूरा गांव वो पानी से घिरा हुआ, घर के अंदर पानी, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और एक व्यक्ति हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ जो कि यहाँ बैठे हुए हैं। आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, निकले क्यों नहीं? निकल गए थे सर, ये घर द्वार है इसलिए बैठे हैं। अच्छा, तो नाव चलता है ना तो सामान कोई नहीं ले जाए। अच्छा, सामान कोई ना ले जाए, चोरी का डर है। हाँ। अच्छा, आप लोग भी घर की छत पे हैं? क्यों नहीं निकली? बाहर क्यों नहीं निकल रही हैं? नहीं निकल रहे हैं सर। हाँ? सामान है यहाँ पे, कहाँ जाएंगे? ना आ रहा है नहीं। घर के अंदर भी पानी दिख रहा है आपके, तो फिर कैसे रह रही हैं? वैसे भूखे रहते हैं। महिलाएं बता रही हैं कि खाने पीने में दिक्कतें हैं, लेकिन चूंकि घर में चोरी का डर है इसलिए लोग घर की छतों पर बने हुए हैं। नीचे के हिस्से में देखिए घर के अंदर पानी है, सामान इनका डूबा हुआ। एक बुजुर्ग महिला भी नज़र आ रही हैं जो चौकी पर बैठी हुई हैं। और ऐसे हालात में लोग रह रहे हैं। चूँकि पानी अचानक आया, तेज़ी से आया, हालांकि पहले इस बात का अंदेशा था, प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी किया गया था, लेकिन बिहार के सुपौल, सहरसा, मधुबनी, अररिया में सबसे ज्यादा हालात विकट हैं। ज्यादातर इलाके नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। नेपाल से सैलाबी अटैक से इन इलाकों के हालात खराब हैं। मुजफ्फरपुर में पावर सब स्टेशन डूब गया, इसके चलते पूरे इलाके में बिजली सेवा ठप है। ग्रिड से कनेक्ट करने वाले उपकरण तक पानी में पहुंच गए। ऐसे में 20 से ज्यादा गांवों की बत्ती गुल है। हम इस वक्त सुपौल के बैरिया पंचायत के मुंगरार गांव में हैं और यहाँ की तस्वीर आप देखिए। हर घर में पानी पहुँच चुका है, पूरा गांव डूब चुका है। और कोसी नदी में जब बाढ़ आई है तो कई गांव डूब गए हैं, कई गांवों का अस्तित्व ही मिट गया है। यहाँ देखिए किस तरह से कोसी नदी का पानी यहाँ तक पहुँचा। यहाँ करीब आगे 1 किलोमीटर की दूरी तक यहाँ पर घनी आबादी थी, करीब 500 घर थे यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। गांव का अस्तित्व ही मिट गया है। करीब 3 गांव की आबादी यहाँ पर थी, लेकिन यहाँ से अब नदी बह रही है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर पहले क्या था कुछ दिन पहले तक? यहाँ 15 रोज पहले बस्ती थी, 500 घर आबादी यहाँ था। 500 डुमरिया उबलवा पंचायत में पड़ता है, ये बैरिया पंचायत में पड़ता है। ये मुंगरार गांव का 500 घर ये इसमें बह गया। उसके बाद आपको डुमरिया का हजारों घर बह गया। अब आदमी कहाँ गया? घर तो बह गया, लेकिन आदमी कहाँ गए पता नहीं चल रहा है। तो क्या लोगों को निकलने का मौका नहीं मिल सका? क्या हुआ? लोगों को मौका नहीं निकला। कल गौ घर पे चढ़ा हुआ था,
जैसे थे वृक्ष पे भी चढ़ के लोग अपना जान बचाया है। और इससे आगे डुमरिया बसा हुआ था, उससे आगे बलवा है, निर्मली, बेला, सोकेला है, उसका भी कुछ अंश यहाँ पे बसा हुआ था। लगभग 3-4 गांव जो है पूरा कोसी में विलीन हो गया। अच्छा, तो अब घरों का तो कोई नामो निशान भी नहीं है यहाँ पे? घर का यहाँ पे कोई नामो निशान है। यहाँ पे मेन नदी, अब इस जहाँ पे मोहल्ला था वहाँ मेन नदी हो गया है। ज्यादातर झोपड़ियाँ बनी हुई थी, क्या थे, किस तरह के? लगभग 80% लोगों के पास मकान बना हुआ था। झोपड़िया मात्र 10 से 15% आदमी के झोपड़ी था, बाकी लोग मकान बनाए हुए थे। क्योंकि यहाँ पे लगभग जब से तटबंध बना है तब से घर नहीं कटा था हम लोग का। इस बार ही सबका घर कटा, इसलिए सारे लोग मकान बना लेते। सबके मन में था कि हम लोग का घर नहीं कटेगा, हम लोग जिला से कनेक्ट है, इस वजह से सारे लोग का मकान बना हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही है एक बड़े हिस्से में, जहां पर दूर दूर तक काफ़ी घनी आबादी थी। लोग बता रहे हैं कि कई मकान बने हुए थे, सड़कें थी, बिजली का कनेक्शन तक पहुंचा हुआ था। लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ नदी बह रही है, कोसी नदी ने लील लिया है इस पूरे इलाके को। और जाहिर है जब ये पानी थोड़ा कम होगा तब जो तबाही की तस्वीर है वो नज़र आएगी और पता चलेगा कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।